हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जो चैप्टर है वो आप सब पहले भी पढ़ चुके होंगे। 10th क्लास में फेडरलिज्म चैप्टर था, लेकिन ये दोबारा चैप्टर 11th क्लास में भी है ताकि फेडरलिज्म को और भी अच्छे तरीके से समझा जा सके। ठीक है, तो फेडरलिज्म की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पावर को क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है बिटवीन दी सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। ठीक है, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उसमें और सेंट्रल अथॉरिटी में पावर को क्या कर दिया जाता है, पावर को शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला, फेडरलिज्म क्या है। दूसरा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल प्रोविजंस क्या क्या हैं। तीसरा, जो सेंटर और स्टेट में के जो रिलेशंस इनमें जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन स्टेट हैविंग डिस्टिंक्ट कंपोजिशन एंड हिस्टोरिकल फीचर्स, और कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं तो उस चीज़ के बारे में भी हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें एक मैप दे रखा है। ठीक है, ये मैप है इंडिया इन 1947, यानी कि 1947 में हमारा इंडिया कुछ इस प्रकार का था। यानी कि इंडिया में इतनी सारी स्टेट्स थी। ठीक है, लेकिन अब हमारा कि इंडिया कितना रह गया है, अगर हम अब प्रेजेंट का इंडिया देखें तो अब हमारा इंडिया सिर्फ इतना है। यानी कि पहले के टाइम में और अब के टाइम में कितना ज़्यादा फ़र्क है। 1947 तक उतना था एंड उसके बाद पार्टीशन के बाद हमारा जो इंडिया है वो इंडिया में इतनी स्टेट्स रह गई। ठीक है, तो ये कंपैरिजन दे रखा है इंडिया के मैप का। अब हमारे पास टॉपिक आता है, फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म की डेफिनेशन तो आप सबको समझ में आ गई होगी कि सेंट्रल अथॉरिटी और उसकी जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, यानी कि जैसे कि लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और लोकल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर को डिवाइड किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? फेडरलिज्म कहते हैं। अब यूएसएसआर क्या थी? वर्ल्ड की सुपर पावर थी। यूएसएसआर का मतलब होता है, फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर इज यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। और ये जो यूएसएसआर था वो 1922 में बना था। और 1922 में ये बना था। और यूएसएसआर जो है उसमें ये पूरी एक बहुत बड़ी कंट्री उस टाइम पर होती थी। एंड रशिया जो था, रशिया का यहाँ पर मोस्टली रूल चलता था। और इसके अंदर जो कंट्रीज आती थी वो क्या कौन कौन सी थी? बेलारस, यूक्रेन, जॉर्जिया एंड और भी बहुत सारी कंट्रीज इसमें आती थी, जो अब सेपरेट कंट्रीज बन गई हैं। पहले ये इस यूएसएसआर एक पूरी कंट्री होती थी और ये जो स्टेट्स होती थी यूएसएसआर के अंदर, लेकिन अब ये इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई है क्योंकि 1989 के बाद, ठीक है, ये अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ में टूट गई। ठीक है, इन्होंने अपनी अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बना ली। और इसका एक रीज़न ये था कि पावर जो थी वो सेंट्रलाइज थी। यानी कि पावर, जितनी भी पावर थी वो एक ही देश के हाथ में थी। और जो रशिया का वहाँ पर डोमिनेशन चलता था, तो इससे क्या हुआ कि बाकी जो स्टेट्स हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने आप को यूएसएसआर से अलग कर लिया। सम अदर कंट्रीज लाइक चिकोस्लोवेकिया, यूगोस्लेविया एंड पाकिस्तान ऑल्सो हैड टू फेस अ डिवीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये जो कुछ कंट्रीज़ हैं यहाँ पर भी डिवीजन हुआ है, इन कंट्रीज़ का डिवीजन हुआ है। एंड कनाडा का भी डिवीजन होने ही वाला था इंग्लिश स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग रीजन्स में। और हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में भी पढ़ा था 10th क्लास में कि
लैंग्वेज के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर उनका पार्टीशन हो रहा था, श्रीलंका का पार्टीशन हो गया था। यानी कि श्रीलंका में सिविल वॉर होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन बेल्जियम में नहीं हुई थी क्योंकि उन्होंने एक अलग आइडिया अपनाया था। ठीक है, लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की एक ग्रेट अचीवमेंट है कि 1947 के पेनफुल पार्टीशन के बाद इंडिया यूनाइटेड रहा। 6 डिकेड्स तक इंडिया यूनाइटेड रहा। तो ऐसी अचीवमेंट इंडिया ने कैसे अचीव की, ऐसी सक्सेस इंडिया ने कैसे अचीव की? ऑल द कंट्रीज मैंशनड अबव वर फेडरेशन। ये जितनी भी हमने कंट्रीज पढ़ी ना, ये फेडरल कंट्रीज थी। इंडिया में भी फेडरेशन, इंडिया भी एक फेडरल कंट्री है, क्वासी फेडरल कंट्री है। इंडिया जो है वो फेडरल वर्ड यूज़ नहीं करती है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। येट दे कुड नॉट रिमेन यूनाइटेड। अब ये भी फेडरल कंट्रीज थी, लेकिन फिर भी ये यूनाइटेड नहीं रही। And therefore, apart from adopting a federal constitution, nature of the federal system and the practice of federalism must also be important factors. फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाना तो ज़रूरी होता ही है, साथ ही साथ फेडरल फीचर्स जो है, फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाते हैं। इनको समझना भी ज़रूरी है। अब इंडिया एक ऐसी लैंड है जहाँ पर बहुत डाइवर्सिटी है, यानी कि अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग कल्चर्स को फॉलो करते हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे 20 मेजर लैंग्वेजेस है, 20 से ज़्यादा मेजर लैंग्वेजेस हैं। और अगर हम माइनर लैंग्वेजेस की बात करें तो वो हंड्रेड्स में आ जाती हैं। माइनर लैंग्वेजेस जैसे कि जिसको हम जनरल लैंग्वेज में बोली कहते हैं, जैसे कि हरियाणवी एक बोली है, पंजाबी भी एक बोली है। एंड इट इज़ होम ऑफ सेवरल मेजर रिलीजन्स। देर आर सेवरल मिलियन इंडिजिनियस पीपल्स लिविंग इन दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं, और इन डाइवर्सिटी के बावजूद हम एक कॉमन लैंड मास पर रहते हैं, हम सब यूनाइटेड हैं। हमने कॉमन हिस्ट्री में भी पार्टिसिपेट किया। कॉमन हिस्ट्री मतलब पहले के टाइम पर इंडिपेंडेंस के लिए भी इंडिया के जो लोग थे उन्होंने साथ मिलकर अंग्रेज़ों का सामना किया था। एंड वी ऑल्सो शेयर other important features. This has led our national leaders to visualize India as a country where there is unity in diversity. इंडिया में क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि डाइवर्सिटी में डाइवर्सिटी में क्या है? यूनिटी है। एंड सम टाइम इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज यूनिटी विद डाइवर्सिटी। कभी कभी इसको यूनिटी विद डाइवर्सिटी भी कह दिया जाता है, और कभी कभी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि डाइवर्सिटी तो है और डाइवर्सिटी में ही क्या है? यूनिटी है। एंड इसका मतलब क्या है कि यूनिटी के साथ साथ डाइवर्सिटी भी इंडिया में देखने को मिलती है। फेडरलिज्म डज नॉट कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड प्रिंसिपल्स विच आर अप्लाइड टू डिफरेंट हिस्टोरिकल सिचुएशंस। फेडरलिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें फिक्स्ड प्रिंसिपल्स नहीं होते, फिक्स्ड सिद्धांत नहीं होते हैं जो अप्लाई किए जाते हैं अलग अलग हिस्टोरिकल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। फेडरलिज्म ऐसा प्रिंसिपल है गवर्नमेंट का जो अलग अलग तरीके से परफॉर्म करता है। ठीक है, हर जगह पर फेडरलिज्म अलग अलग होता है, फेडरल सिस्टम अलग अलग होता है अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि अमेरिकन फेडरलिज्म की बात करें तो अमेरिकन फेडरलिज्म इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट्स टू बिल्ड अ फेडरल पॉलिटी। सबसे पहले अमेरिका ने फेडरल पॉलिटी बनाई थी, लेकिन अमेरिका का फेडरलिज्म जर्मन के और इंडियन के फेडरलिज्म से क्या है? डिफरेंट है, यानी कि फेडरलिज्म भी डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस। बट देर आर ऑल्सो फ्यू की आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद द फेडरलिज्म। अब कुछ की आइडियाज़ भी हमें दे रखे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हमें दे रखे हैं फेडरलिज्म के रिगार्डिंग। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है कि फेडरलिज्म क्या है? एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसमें 2 सेट ऑफ पॉलिटीज़ होती है, एक रीजनल लेवल पर एंड दूसरी नेशनल लेवल पर। ठीक है, रीजनल लेवल पर रीजन्स में होती है एंड नेशनल लेवल पर जो पूरे नेशन की होती है। ईच गवर्नमेंट इज ऑटोनोमस इन इट्स ओन स्पेयर। हर एक गवर्नमेंट के पास अपनी अपनी पावर है,
जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, देन स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपनी खुद की पावर्स हैं, और उससे लोकल लेवल पर हम देखें तो पंचायत से म्यूनिसपैलिटीज़ हैं, उनके पास भी क्या है, पावर्स हैं। अब कुछ फेडरल कंट्रीज़ में क्या होता है कि ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। ड्यूअल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि जैसे अगर आप किसी ऐसे देश में रहना चाहते हो जहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप है, तो आपको दो सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। एक तो उस कंट्री की, और साथ ही साथ स्टेट की भी सिटीजनशिप आपको लेनी पड़ेगी जिस स्टेट में आप रह रहे हैं। इंडिया की सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, इंडिया यूनाइटेड है, ठीक है। तो इंडिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नेशन, ठीक है। तो इंडिया में अगर किसी को रहना है तो सिंगल एक ही सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, जो कि कंट्री की होती है, यानी कि कंट्री की सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। सेकेंड पॉइंट है कि पीपल लाइकवाइज हैव टू सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज एंड लॉयलिटीज एंड दे बिलोंग टू अ रीजन एज वेल एज नेशन। अब हम सबको पता है कि लोगों की दो आइडेंटिटीज होती हैं। दो कैसे होती है, एक तो रीजन, जिस रीजन में वो रहते हैं, साथ ही साथ जिस नेशन से वे बिलोंग करते हैं। जैसे कि हम इंडियन नेशन से बिलोंग करते हैं और हम जिस रीजन में रह रहे हैं वो हमारी दूसरी सेट ऑफ आइडेंटिटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गुजराती या फिर झारखंडीज, अगर जो गुजरात में रह रहे हैं वो अपने आप को गुजरातीज कहते हैं, जो झारखंड में रह रहे हैं वो अपने आप को झारखंडीज कहते हैं। और ये दोनों ही क्या हैं, इंडियंस भी हैं। ईच लेवल ऑफ पॉलिटी हैज डिस्टिंक्ट पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हैज अ सेपरेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हर एक लेवल ऑफ पॉलिटी के पास अपनी अपनी अलग अलग पावर्स होती हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है वो भी क्या होता है, अलग होता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, डिटेल्स ऑफ दिस ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर जनरली स्पेल्ड आउट इन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है, ठीक है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलती है, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट का जो भी सिस्टम है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि किस तरीके से गवर्नमेंट काम करती है। उसी तरीके से ड्यूअल सिस्टम जो है गवर्नमेंट का वो भी रिटर्न होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द सुप्रीम एंड विच इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ पावर ऑफ बोथ सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसको सुप्रीम माना जाता है एंड जो कि गवर्नमेंट की दोनों ही सेट्स का क्या होता है, पावर होती है, सोर्स होता है। certain subjects which concern the nation as a whole, for example defense और currency। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो पूरे नेशन के रिगार्डिंग हो, वो कौन कौन से, डिफेंस और करेंसी। करेंसी अगर चेंज होगी तो पूरे देश की करेंसी चेंज होगी, ऐसा तो नहीं होगा कि किसी एक रीजन की या फिर किसी एक स्टेट की करेंसी चेंज हो रही है। अगर करेंसी चेंज होगी तो पूरे देश की, पूरे नेशन की चेंज होगी। दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ही हम क्या कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। रीजनल और लोकल मैटर्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट। अगर लोकल लेवल पर जो भी मैटर्स होते हैं वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए सेंटर और स्टेट में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी होती है, जो डिस्प्यूट्स जितने भी होते हैं स्टेट और सेंटर के बीच में हो रहे हैं, स्टेट और स्टेट के बीच में हो रहे हैं, इन डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, ठीक है, जो इनको सेट करती है। ये हमने जुडिशरी के चैप्टर में भी पढ़ा था। अगर आपने जुडिशरी वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। उस चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जो कि पार्ट्स में है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। Judiciary has the powers to resolve disputes between the central government and the state on legal matters about the division of power। जुडिशरी के पास पावर है कि वो इन डिस्प्यूट्स को सेटल कर सकती है, रिजॉल्व कर सकती है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हो रहे हैं या फिर स्टेट के बीच में हो रहे हैं, अबाउट द लीगल मैटर्स, या फिर अगर पावर के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट हो रहे हैं तो ये सारी चीज़ें सेटल की जा सकती है फ्रॉम बाय द जुडिशरी। Real politics, culture, ideology, and history determine the actual working of federation। Real politics, culture, and ideology और history
ये सारी चीज़ जो है वो फेडरेशन का एक्चुअल वर्किंग बताती है। A culture of trust, cooperation, mutual respect, and restraint helps federation to function smoothly. कल्चर ऑफ ट्रस्ट कॉपरेशन, यानी कि अगर कॉपरेशन होगा, रिस्पेक्ट होगी, ठीक है, थोड़ी बहुत रिस्ट्रेंट रुकावटें भी होंगी, तो ये फेडरेशन को हेल्प करेगी कि ये स्मूथली फंक्शन करे। पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो डिटरमाइन द वे अ कॉन्स्टिट्यूशन वुड वर्क। पॉलिटिकल पार्टीज भी देखती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से काम करना चाहिए। If any single unit or state or linguistic group or ideology comes to dominate the entire federation, it could generate a deep resentment and among the people or its units not sharing the dominant voice. अगर कोई भी सिंगल यूनिट या फिर कोई भी स्टेट या फिर कोई भी लिंग्विस्टिक ग्रुप या फिर कोई भी आइडियोलॉजी पूरे फेडरेशन को डोमिनेट करती है, यानी कि अपना राज चलाती है, बाकी लोगों को लगेगा कि उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है। दिस सिचुएशन कुड लेड टू डिमांड्स फॉर सेक्सेशन बाय एग्रीव्ड यूनिट्स और कुड इवन रिजल्ट इन सिविल वॉर्स। अगर ऐसा कुछ होगा कि कोई एक लिंग्विस्टिक ग्रुप या फिर कोई एक स्टेट अपना ही डोमिनेंस जमा रही है, इससे बाकी के जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है या फिर बाकी के जो यूनिट्स हैं वो उन एग्रीव्ड फील करेगी एंड इससे उनके बीच सिविल वॉर्स भी हो सकती है। मैनी कंट्रीज आर एम्ब्रॉयड इन सच कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी कंट्री में हो सकती हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये बॉक्सेस वाले भी पढ़ने हैं तो उसकी आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी जिसमें बॉक्सेस को एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है, आई होप आप सबको ये समझ में, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। So please like, subscribe and share my channel. Thank you.